नमस्ते बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लिनिक। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में, मतलब बायोमोलिक्यूल का सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है? प्रोटीन्स। ठीक है। अब प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा एबंडेंट बायोमोलिक्यूल है। हमारे बॉडी में भी देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? प्रोटीन ही मिलेगा। ठीक है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये सबसे ज्यादा मिलने वाला बायोमोलिक्यूल है। और जो प्रोटीन होता है वो बना होता है किससे? अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड बोलो, अमाइनो एसिड बोलो, आपका प्रोनाउंसिएशन आप जैसे बोलना चाहो, आपकी मर्जी। अब इसके नाम से कुछ पता चल रहा है। अमाइनो मतलब NH2 ग्रुप, और ऑर्गेनिक में जब भी कोई एसिड बोलता है तो जनरली उसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिले, ठीक है, और एक उसमें क्या मिले? NH2 ग्रुप मिले, बाकी एक R ग्रुप और एक H ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अमाइनो एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? अमाइनो एसिड। अब ये R ग्रुप चेंज होता रहेगा, अलग अलग अमीनो एसिड बनता रहेगा। तो अमाइनो एसिड क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और NH2 ग्रुप अटैच्ड हो। अब देखो, जनरली एक कन्वेंशन है ऑर्गेनिक में कि जहां भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है उसके नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये कार्बन मेरा हो गया अल्फा, तो अल्फा पे है अमाइनो ग्रुप, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड। लॉजिक समझ में आया? तो हमें अल्फा अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है। अब टोटल अपने पास अल्फा अमाइनो एसिड्स में जो है 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो नेचुरली मिलते हैं। हम सिंथेटिक की बात नहीं करते, 20 के बारे में ही हमें पढ़ना है। अब एनसीईआरटी में पूरा एक टेबल दे रखा है, ठीक है। अब इन टेबल्स में कुछ क्लासिफिकेशन है, मैं वन बाय वन करके आता हूं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब देखो, मैंने बोला था एक NH2 ग्रुप मिले और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिले तो उसको अमाइनो एसिड बोलेंगे। अब ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक से ज्यादा हो जाए, मतलब 2 हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है। और अगर 2 NH2 ग्रुप मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? बेसिक अमीनो एसिड। और अगर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड नंबर ऑफ NH2 ग्रुप सेम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो यहां पे आपको एग्जांपल याद रखना है एसिडिक और बेसिक, बिकॉज मैक्सिमम तो न्यूट्रल के कैटेगरी में ही आते हैं। तो एसिडिक के कैटेगरी में है, एसिडिक के कैटेगरी में है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा कौन है? ग्लूटामिक एसिड। ये दो आते हैं एसिडिक के कैटेगरी में। अब बेसिक की बात करें तो बेसिक अमीनो एसिड में है हिस्टिडीन, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर पे दिखा दूंगा, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब एक चीज देखो यहां पे, सबसे पहले हमने एसिडिक देखा। एसिडिक में ये देखो, ग्लूटामिक एसिड के R ग्रुप में कौन मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में भी क्या मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों कौन हो गए? एसिडिक। ठीक है। अब यहां पे देखो, हिस्टिडीन, इसके अंदर में एक्स्ट्रा NH ग्रुप है, ठीक है, एक्स्ट्रा NH ग्रुप है। उसके बाद है लाइसिन, यहां पे रहा, लाइसिन में NH2 ग्रुप है, ठीक है। और ये रहा आपका आर्जिनिन, इसमें भी बेसिक ग्रुप है। तो मैंने क्या बोला था? जहां पे ज्यादा बेसिक ग्रुप मिले, NH2 वाले से ज्यादा बेटर बोलोगे, जहां पे ज्यादा बेसिक ग्रुप मिले उनको हम क्या बोलेंगे? हम बेसिक अमीनो एसिड। तो लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। अब देखो, केवल लाइसिन में NH2 मिल रहा है, बाकी सब में तो NH2C11NH बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेसिक ग्रुप है। और हिस्टिडीन में भी यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है जो कि लोकलाइज्ड है, तो ये भी क्या होगा? बेसिक ही होगा। तो लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये तीन बेसिक है। एसिडिक मैंने आपको बोल दिया एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड, बाकी सब जो है सब न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अमीनो एसिड्स के बेसिस पे क्या क्या ध्यान रखना है, देखो। आपके पास एक सिस्टीन है जिसमें SS मिलता है, और एक मेथियोनिन है जिसमें SCH3 मिलता है।
तो आपको अब क्या याद रखना है, सल्फर कंटेनिंग यहां बोर्ड पे मैं जो पॉइंट लिखूंगा ये सब क्वेश्चंस है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन है, तो दो है, सिस्टीन है और कौन है, मेथियोनिन है। फर्क है कि सिस्टीन में थायोल मिलता है और मेथियोनिन में थायो ईथर लिंकेज मिलता है। यहां पे SH मिलता है और यहां पे S मिलता है। फर्क यह है कि ये फ्री एंड पे मिलता है तो इसलिए ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना नहीं सकता है। तो दोनों के पास सल्फर है बट सिस्टीन ही केवल डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, मेथियोनिन डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाता है। उसके बाद आपको याद करना है कौन कौन से अमीनो एसिड है जिसमें OH ग्रुप मिलता है। तो एक देखो आपके पास है सेरीन, एक आपके पास है सेरीन और एक आपके पास है थ्रियोनिन। ये दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके पास 12 और 13 नंबर पे जो अपने पास है, इन सब के पास कौन मिलता है, OH मिलता है। तो OH कंटेनिंग अमीनो एसिड इज सेरीन एंड थ्रियोनिन। तो सेरीन में मिलता है CH2OH और थ्रियोनिन में मिलता है CH3CHOH। देख लो स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लो, सेरीन में मिला CH2OH और थ्रियोनिन में मिला CH3CHOH। अब यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पुट कर सकता हूं और जो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। याद रखो ये कौन हो गया, टर्मिनल ग्रुप पे है। तो ये ऐसा ग्रुप है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो अगर कभी कोई ऐसा पूछे ना कि कौन सा अमीनो एसिड है जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो वो कौन दे सकता है, वो थ्रियोनिन दे सकता है। बिकॉज इसके पास टर्मिनल 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है और ये ग्रुप जो होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, अब इसके अलावा और एक चीज एग्जांपल देखो, यहां पे देखो ग्लूटामीन 10 और 11 नंबर में एग्जांपल में देखो, इनके पास थोड़ा स्पेशल ग्रुप है, इनके पास एमाइड ग्रुप है। तो ग्लूटामीन और एस्पैराजिन ऐसे हैं जिनके पास एमाइड है। तो एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो वो कौन कौन है, मैंने फिर से आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया था। यहां भी एमाइड है, देखो CONH2। आप NCERT में 10 और 11 नंबर अमीनो एसिड देख लेना, एमाइड दोनों में ही है, ग्लूटामीन एंड एस्पैराजिन। ग्लूटामीन एंड एस्पैराजिन ये ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके अंदर CONH2 मिलता है। तो 3 स्ट्रक्चर बेस्ड हो गया, सल्फर कंटेनिंग कौन है, OH कंटेनिंग कौन है और एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन है। इसके अलावा और क्या देखना है, तो देखो जितने भी अमीनो एसिड है उसमें ग्लाइसिन को छोड़ दो, बाकी सारे अमीनो एसिड, अभी मैंने बोला था ना कि ये सब स्ट्रक्चर है। तो देखो अगर R और H बराबर नहीं हुआ तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। तो जितने भी अमीनो एसिड है उसमें ग्लाइसिन को छोड़ दो, सारे ही अमीनो एसिड्स क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन all amino acids are optically active, are optically active। ठीक है, और एक पॉइंट और छोटा सा है कि जो ग्लाइसिन है वो सबसे छोटा अमीनो एसिड है। तो ग्लाइसिन का सबसे लोएस्ट मोलर मास होता है, ये ग्लाइसिन का है। ठीक है, तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, ग्लाइसिन सबसे लोएस्ट मोलर मास का अमीनो एसिड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके इस टेबल के अंदर हिडन इंफॉर्मेशन है, तो आपको आना चाहिए। एक पॉइंट और कर सकते हो, यहां पे आप देख लो फिनाइल एलिनिन में C6H5 है, मतलब बेंजीन रिंग है।
फिनाइल एल्निन में C6H5 है, टायरोसिन के अंदर में भी C6H4 है। अच्छा, मैंने यहाँ पे OH के केस में आपको टायरोसिन नहीं बताया। OH में आप यहाँ पे मैं लिख देता हूं, OH में टायरोसिन। फर्क ये है कि ये दोनों एलिफैटिक अमीनो एसिड है और ये क्या है, सॉरी एलिफैटिक अल्कोहल है, और ये जो है वो एरोमेटिक अल्कोहल है टायरोसिन में। अच्छा, मैं जो चीज बताने जा रहा था वो सुनो। फिनाइल एलिलीन में C6H5 है, टायरोसिन में C6H4 है, ट्रिप्टोफैन में भी बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है यहाँ साइड में, पूरा नहीं है बेंजीन, बेंजीन नहीं है, मैं बेंजीन जैसा दिखाई दे रहा है। और हिस्टिडीन के अंदर में भी 5 मेंबर एरोमेटिक रिंग है। तो 16 से लेके 19 तक कौन है, सभी सब ये सब एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है। ठीक है, ये चार जो है 16 से लेके 19, 16, 17, 18, 19, ये सब एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो कौन कौन हो गया, फिनाइल एलिलीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन, दीज आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सल्फर कंटेनिंग में 2 आया, सिस्टीन, मेथियोनिन, बहुत इंपॉर्टेंट है किसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो सिस्टीन में SH है, थायोल, मेथियोनिन में थायोईथर, मतलब दोनों तरफ R ग्रुप है। अल्कोहल में सेरीन और थ्रियोनिन, सेरीन जो है CH2OH है, थ्रियोनिन जो है उसमें 2 डिग्री अल्कोहल है और ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। थ्रियोनिन जो है वो एरोमेटिक अल्कोहल है। एमाइड कंटेनिंग में 2 है, ग्लूटामिन है, एस्पैराजिन है, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे एक्टिव है और ग्लाइसिन सबसे छोटा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स के इंफॉर्मेशन है। बाकी और क्या आपको आना चाहिए, तो कभी कभी एग्जाम में 3 लेटर सिंबल और 1 लेटर सिंबल भी आता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड आता है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो देखो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं इसेंशियल को पहचानने का। मैट विल फ्लाई, M फॉर मेथियोनिन, A फॉर arginine, T for tryptophan, T for threonine, V for valine, IL for isoleucine, L for leucine, P for phenylalanine, H for histidine, LY for lysine। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ, जो टेबल दिया हुआ देख लो। सबसे पहले मैंने बोला था M फॉर मेथियोनिन 15 नंबर, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था एक आ गया, ये रहा arginine, A for arginine, T for tryptophan, T for थ्रियोनिन, कहां गया थ्रियोनिन। उसके बाद था V फॉर वैलिन, V फॉर वैलिन, IL फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन। उसके बाद था P फॉर फिनाइल एलिलीन, H फॉर हिस्टिडीन एंड LY फॉर लाइसिन। तो ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो है वो इसेंशियल अमीनो एसिड है, बाकी जो होंगे वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। अब इसका मतलब क्या है वो सुन लो। इसेंशियल जो है बॉडी कैन सिंथेसाइज्ड, बॉडी कैन सिंथेसाइज्ड, जो नॉन इसेंशियल है मतलब हमारा बॉडी खुद ही बना सकता है, मतलब हमें बाहर से जरूरत नहीं है, इसलिए उसको हमने नॉन इसेंशियल बोल दिया। नहीं भी मिलेगा तो हम बना लेंगे खुद। और जो इसेंशियल है रिक्वायर्ड इन डाइट, रिक्वायर्ड इन, खाने में चाहिए नहीं तो कमी हो जाएगा इसका, बिकॉज ये हम खुद बना नहीं सकते हैं। तो 10 मेरे पास कौन है, इसेंशियल है, 10 मेरे पास नॉन इसेंशियल है। नेचर ने बिल्कुल बराबर बंटवारा कर रखा है। फिर से मैं बोल देता हूं, M फॉर मेथियोनिन, A फॉर आर्जिनिन, उसके बाद हो गया T फॉर ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, V फॉर वैलिन, IL फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन। उसके बाद हो गया P फॉर फिनाइल एलिलीन, H फॉर हिस्टिडीन, LY फॉर लाइसिन। दीज आर द एसेंशियल अमीनो एसिड। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अब ये बहुत लॉजिकल टॉपिक है, वो आप देख लो एक बार कि देखो मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक मेरे पास NH2 ग्रुप है, एक मेरे पास R ग्रुप है और एक मेरे पास H ग्रुप है।
अब देखो ड्रॉ हमेशा ये करते हैं बट ये स्ट्रक्चर कभी नहीं मिलेगा। तो ये जो मैंने लिखा ना स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, तो ये होता है डिपेंड्स ऑन पीएच, डिपेंड्स ऑन पीएच। अब उसके पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोल देता हूं कि एसिडिक मीडियम में कभी भी बेस बिना H+ का नहीं रह सकता है। मतलब एसिडिक मीडियम में बेस को डालोगे वो हमेशा प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा, मतलब NH2 हमेशा NH3+ फॉर्म में मिलेगा। और जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड H+ लॉस नहीं करता है। क्यों नहीं करता? बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिड कभी भी H+ लॉस नहीं कर सकता है। और सिमिलरली जब बेसिक कंडीशन होगा तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ लॉस कर जाएगा, तो वो हमेशा CO- के फॉर्म में मिलेगा। तो दो कंडीशन में लिखता हूं, एट हाई पीएच। हाई पीएच का मतलब है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन में इसको फर्क पड़ेगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे क्या मिलेगा? तो यहां पे NH2 के फॉर्म में रहेगा, R के फॉर्म में रहेगा, H के फॉर्म में रहेगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो किसके फॉर्म में चला जाएगा? CO- के फॉर्म में चला जाएगा। क्यों? बिकॉज हाई पीएच मतलब बेसिक कंडीशन, और बेसिक कंडीशन में एसिड को अपना H+ लॉस करना पड़ेगा। इधर बात करते हैं एट लो पीएच। लो पीएच का मतलब है यहां पे क्या हो गया? एसिडिक कंडीशन है। तो ज्यादा एसिडिक कंडीशन है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्क नहीं पड़ेगा, NH2 को फर्क पड़ेगा। एसिडिक कंडीशन में बेस को फर्क पड़ता है, बेसिक कंडीशन में एसिड को फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे NH2 किसके फॉर्म में रहेगा? NH3+ के फॉर्म में रहेगा। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में रहेगा, ये H और ये R रहा। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे चेंजेस दिखा देता हूं बस केवल। तो ये रहा NH3+। अब वही बोलेगा ये लो और हाई का मतलब क्या है? तो वो आर ग्रुप डिसाइड करता है। हर अमीनो एसिड्स के लिए ये पीएच अलग अलग हो सकता है। अब इन दो पीएच के बीच में कोई एक तो ऐसा कंडीशन मिलेगा जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो माइनस के फॉर्म में होगा, और NH2 जो है वो NH3+ के फॉर्म में होगा, बाकी R और H वैसे रह गए। ठीक है, ये कुछ ऐसा फॉर्म मिलना चाहिए। तो देखो जिस पीएच पे यहां पे देखो नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज जो है वो क्या हो गया? 0 हो गया। मैं आपको फिर से लॉजिकली समझाता हूं। पीएच बहुत कम था, कार्बोक्सिलिक एसिड COO2H के फॉर्म में है और NH2 NH3+ के फॉर्म में है। धीरे धीरे पीएच बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे पीएच बढ़ाना शुरू किया, तो ऐसे पीएच आएगा जहां पे अब कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अपना H+ लॉस करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज उसका भी अपना एक पीएच का रेंज होता है। तो जैसे वो अपना H+ लॉस करना शुरू किया तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ऐसा पीएच जहां पे नेट चार्ज ऑन द अमीनो एसिड 0 हो जाए। मैं नेट चार्ज बोल रहा हूं, विदाउट चार्ज नहीं बोल रहा हूं। नेट चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव 1 यूनिट नेगेटिव, नेट चार्ज क्या हो गया? 0। सो पीएच at which net charge is equal to 0 is called as isoelectric point। isoelectric point जिसको हम PI बोलते हैं। एंड PI इज बेसिकली, अगर नॉर्मल अमीनो एसिड्स हैं, एसिडिक और बेसिक नहीं है, तो pKa प्लस pKb डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्मूला काम कर जाता है। और अगर एसिडिक है तो 2 बार pKa आएगा, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2। और अगर बेसिक अमीनो एसिड है तो pKb1 प्लस pKb2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके लिए बस इतना जान लो कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। तो ऐसा पीएच जहां पे नेट चार्ज अमीनो एसिड पे क्या हो जाए? 0, उसको बोलते हैं हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उसी को हम क्या बोलते हैं? पीआई पॉइंट भी बोलते हैं। पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज पीआई। अब अगर आपका पीएच इससे ज्यादा है या कम है तो ये पीएच ही डिसाइड करेगा। किसी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मान लो 6 है, तो 6 से ऊपर का पीएच वो हाई में चला जाएगा, और 6 से नीचे का पीएच कहां चला जाएगा? लो में। तो अगर आपका कंडीशन जो है वो हाई पे है, मतलब आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से पीएच इज ग्रेटर देन पीआई, तो उस केस में नेट चार्ज क्या मिलेगा? नेट चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव, नेट चार्ज इज इक्वल टू
इज इक्वल टू निगेटिव, मतलब आपका जो अमीनो एसिड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ोगे तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एंड बोलने का मतलब वो किधर जाएगा, वो एनोड की तरफ जाएगा। और जहां पे लो है तो लो का मतलब है pH इज लेस देन पीआई, pH इज लेस देन पीआई। अब इस केस में क्या होगा, तो नेट चार्ज यहां पे क्या हो गया, नेट चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब ये निगेटिव एंड की तरफ जाएगा, मतलब ये कहां जाएगा, ये कैथोड एंड की तरफ मूव करेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बिलो pi and above pi in which direction amino acid migrate in electric field, तो वो आप ऐसे आंसर कर सकते हो कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा pH है तो आप कहां पे जाओगे, आप एनोड की तरफ जाओगे, बिकॉज एनोड पॉजिटिव होता है और आपके पास नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और अगर आप उससे नीचे के pH पे हो तो आप कैथोड की तरफ जाओगे, बिकॉज आपके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। तो ये तीन स्ट्रक्चर मिलता है, ये स्ट्रक्चर कभी नहीं मिलेगा। इन तीनों में से मैं इसको लिख देता हूं, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, इन तीनों में से कोई एक स्ट्रक्चर आपका अमीनो एसिड का मिलता है। और ऐसा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना जिसमें दोनों ही चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर बोलते हैं। तो अमीनो एसिड के पास ज्विटर क्यों है, बिकॉज के पास CO माइनस है एन, NH3 प्लस है। अब एक चीज लिखा हुआ है डीएल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स वाली वीडियो में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं फिर से एक बार बोल देता हूं यहां पे कि अगर आपका अमाइनो एसिड में NH2 जो है वो राइट हैंड साइड में है तो ये D हो जाएगा, और अगर इसका उल्टा बना दिया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में NH2 लेफ्ट हैंड साइड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये L अमाइनो एसिड हो जाएगा। बस इतना फर्क है। तो डी में राइट हैंड साइड मिलता है और एल में लेफ्ट हैंड साइड मिलता है, बस प्रोवाइडेड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। तो ये मैंने कल डिटेल में कार्बोहाइड्रेट्स में बताया था। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, तो देखो मेरे पास एक R ग्रुप है और एक H है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है, ये मेरा अमीनो एसिड 1 है। अब यहां पे एक दूसरा अमीनो एसिड होगा NH2, यहां पे H है, यहां पे R है और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, बाकी ऐसे ही कुछ होगा। अब हुआ क्या, यहां पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH और यहां पे है H, इन दोनों ने आपस में कंबाइन कर लिया तो वाटर का लॉस हुआ, और जब वाटर का लॉस होगा तो यहां पे क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, NH2 CHR CO NH CHR CO और ऐसा चला जाएगा इधर, और यहां पे भी मैं NH2 नहीं लिख देता हूं। तो इस तरीके से आपका अमीनो एसिड ऐड होते हुए चला जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना CONH, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड्स को पढ़ने का तरीका होता है, अच्छा मैंने इसको अमीनो एसिड 1 बोला था, इसको ये वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, अमीनो एसिड 2 हो गया, ऐसे अमीनो एसिड 3 4 5 आता रहेगा। तो इस तरीके से होता चला जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम एन टर्मिनल। तो जब भी कोई बोले कि प्रोटीन का एन टर्मिनल है, मतलब वहां पे NH2 ग्रुप मिलेगा, और इसको क्या बोलेंगे हम, सी टर्मिनल। और हमेशा ही पॉलीपेप्टाइड्स को, मतलब जहां पे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। तो वहां पे हमेशा उसको रीड करने का तरीका होता है एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। एन टर्मिनल का मतलब है NH2, सी टर्मिनल का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इस तरीके से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर का मतलब है अमीनो एसिड का सीक्वेंस। अब वो कैसे अरेंज हुआ, अब वो कैसे अरेंज हुआ उसके बेसिस पे उसके डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो वो मैं आपको आगे बताता हूं। अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अब देखो ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है,
ये रहा मेरा NH2, तो ये मेरा अमाइनो एसिड 1 है, ये मेरा अमाइनो एसिड 2 है, ये मेरा अमाइनो एसिड 3 है, ये मेरा अमाइनो एसिड 4 है, ऐसे आगे आते जाएंगे। तो हमने एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, तो इसको बोलेंगे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कोई बोलेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, लाइन से बैठाते हुए चले जाओ अमीनो एसिड को, आपको प्राइमरी सीक्वेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इन जो मेरे पास एक लाइन मिला था, ठीक है, अब इस लाइन को अगर मैं एक हेलिकल टाइप में कॉइल कर दूं, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स। और एक तरीका यह है कि ऐसे सीक्वेंस को मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं, N टर्मिनल टू C टर्मिनल, N टर्मिनल टू C टर्मिनल, N टर्मिनल टू C टर्मिनल। तो इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड सीट, और इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा, तो देखो पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो, पॉलीपेप्टाइड चेन में इंपॉर्टेंट है कि वहां पे CO ग्रुप भी है और वहां पे NH ग्रुप भी है। तो ऐसा ग्रुप तो आगे भी रिपीट होगा ना, तो CO ग्रुप और NH ग्रुप के बीच में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो मेनली अल्फा हेलिक्स के केस में क्या होता है, CO ग्रुप जो होगा वो nth रेसिड्यू होगा, मान लेते हैं nth रेसिड्यू। तो जो NH ग्रुप होगा वो N+4 रेसिड्यू होगा। मतलब मान लो अगर CO ग्रुप 5वें नंबर पे है, तो 9th नंबर पे जो अमीनो एसिड होगा उसका NH, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखा देता हूं। देखो रेड जहां भी लिखा हुआ है वो ऑक्सीजन है, ब्लू जो है वो नाइट्रोजन है। अब देखो इस पॉइंट को देखो, ये ऑक्सीजन ने जाके इस ब्लू वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। तो ये अगर ith मतलब सॉरी nth है, ये अगर nth है तो ये ब्लू वाला कहां पे मिलेगा, N+4 में मिलेगा। अगर ये 100 नंबर पे है तो वो 104 अमीनो एसिड होगा। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा एसिड दोनों जो बनता है वो अल्फा हेलिक्स के कारण बनता है। और उसमें ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बस उसमें याद रखने का ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बना रहा है, तो CO ग्रुप बना रहा है और NH बना रहा है। CO ग्रुप पीछे का अमीनो एसिड का, NH ग्रुप आगे वाले अमीनो एसिड का। मतलब ये अगर ith पे है तो ये I-4 पे होगा, या इसको आप I पे बोलते हो तो ये I+4 पे होगा। यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, CO ग्रुप nth रेसिड्यू है तो NH जो होगा वो N+4 रेसिड्यू में मिलेगा। तो ये हो गया अल्फा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इसमें या तो अल्फा हेलिक्स मिलेगा नहीं तो बीटा सीट मिलेगा। बीटा सीट में भी दो होता है, पैरेलल एंटी पैरेलल। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सबको N2C लिखा है। अब इसमें अगर अल्टरनेट लेयर अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब ये N2C हो और ये C2N हो जाता, इसको बोलते एंटी पैरेलल बीटा सीट। उसके बाद आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। अब मेरे पास पॉलीपेप्टाइड था, अब उस पॉलीपेप्टाइड से हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया। अब उसको हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। हम नहीं करेंगे, नेचर करता है। और फोल्ड करके एक फंक्शनल फॉर्म बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर। सो टर्सरी स्ट्रक्चर इज बेसिकली फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन सा फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल है टर्सरी स्ट्रक्चर के लिए। तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो पहले से ही आ गया, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आएगा, उसमें वांडरवाल फोर्सेज भी आएगा, और उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आएगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टर्सरी स्ट्रक्चर के लिए। बाकी ये याद रखिएगा किसी भी प्रोटीन का जो फंक्शनल फॉर्म होता है वो 3D ही होता है। अब इस टर्सरी स्ट्रक्चर में, टर्सरी में दो तरीके का प्रोटीन है। एक होता है फाइब्रस। अब एनसीईआरटी में बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, बेसिक सी बातें करेंगे। एक होता है फाइब्रस और एक होता है ग्लोबुलर। अब देखो हमारे बॉडी में भी प्रोटीन है, अलग अलग काम है। मेरा ये जो हेयर है वो भी एक प्रोटीन है, जो स्किन है वो भी एक प्रोटीन है, और मेरे ब्लड के अंदर भी प्रोटीन। तो मैं इस हेयर को ब्लड के अंदर नहीं डाल सकता और ब्लड वाले प्रोटीन को मैं बाहर नहीं ला सकता, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है। जो फाइब्रस है
ये स्ट्रेंथ देता है। तो स्ट्रेंथ देता है मतलब ये वहां पे यूज होगा जहां पे आपको स्ट्रक्चर का इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए चाहिए। और जो ग्लोबुलर होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है, तो ये वहां पे यूज होगा जहां पे आपको ब्लड के थ्रू किसी को भेजना है। तो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होंगे वो सब कौन होगा, वाटर सोल्यूबल होगा, और कौन होगा, ग्लोबुलर होगा। और जो फाइबरस होगा वो हमारे बॉडी के बाहर में मिलेगा ज्यादातर। क्यों, बिकॉज उसका काम है स्ट्रेंथ देना। अब सोचो अगर कोई ग्लोबुलर प्रोटीन का आदमी बनाता भगवान, तो ऐसा होता कि बारिश में बाहर गया और बाहर ही रह गए। तो ऐसा था, एक आदमी था, बारिश में गया वापस ही नहीं आया। क्यों, बारिश होया आप गायब हो गए। क्यों, क्योंकि आप तो वाटर सोल्यूबल हो गए। तो प्रोटीन दोनों ही 3D है, दोनों ही टर्शियरी है, बट दोनों का काम अलग अलग है। तो दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, फाइबरस वाटर इनसोल्यूबल होता है, ग्लोबुलर वाटर सोल्यूबल होता है। इसका काम है इंफॉर्मेशन पहुंचाना या कुछ अंदर में आपका काम करना, और जो फाइबरस है उसका काम है स्ट्रेंथ देना। तो नेल, हेयर, मसल्स, मायोसिन जो, जैसे मायोसिन जो होता है, ये सब क्या है, फाइबरस का एग्जांपल होगा। अब इससे भी एक लेयर का और स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्वाटरनरी। अब क्या है कि कुछ प्रोटीन्स में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, तो अब वो पॉलीपेप्टाइड स्पेस में कैसे अरेंज्ड है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर बेसिकली आपको एग्जांपल एक जो पढ़ना है वो है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड्स मिलते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो वो आपस में होता उनमें दो से ज्यादा है, बट दो टाइप के मिलते हैं, अल्फा एंड बीटा। अब वो स्पेस में कैसे अरेंज्ड है उस अरेंजमेंट को हम क्वाटरनरी बोलते हैं। तो पहला था लीनियर सीक्वेंस, उसके बाद घुमा दिया उसको क्वाइल में तो बन गया अल्फा हेलिक्स, और सीट की तरह रख दिया बन गया बीटा सीट। अब अल्फा हेलिक्स को थोड़ा सा और फोल्ड किया तो बन गया टर्शियरी। अब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड को आपस में अरेंज किया तो क्या बन गया, क्वाटरनरी। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का। इतना इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के लिए काफी है। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अभी मैंने बोला था कि प्रोटीन का जो फंक्शनल फॉर्म होता है वो कौन होता है, टर्शियरी होता है। और टर्शियरी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। बाकी फोर्सेज भी हैं, बट ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर सपोज कोई हीट कर देता है, तो हीट करने से बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है, ठीक है। कोई पीएच चेंज करता है, पीएच चेंज करने से आपके फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे NH2 कभी NH3+ हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड कभी CO- हो गया, इस तरह का चेंजेस हो सकता है। और ये सब होने से आपके 3D स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। ये सब होने से क्या होगा, आपका 3D स्ट्रक्चर में चेंज होगा, और 3D स्ट्रक्चर में चेंज होने से आपका प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए प्रोटीन इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। और इसी का उल्टा अगर कोई रीगेन कर ले तो उसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। तो इसको अफेक्ट कौन करता है, हीट एंड पीएच, दो ऐसे फैक्टर है। सॉल्ट के कंसंट्रेशन से भी करते हैं, बट एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए ये दो पॉइंट सफिशिएंट है। हीट और पीएच से हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकते हैं जिससे वो इनएक्टिव हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो आपके एनसीईआरटी में प्रोटीन के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट अपना बायोमोलिक्यूल जो है वो है न्यूक्लिक एसिड। तो देखो न्यूक्लिक एसिड बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको बहुत थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पढ़ना है। क्या इंफॉर्मेशन पढ़ना है कि न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन क्या क्या है और किस तरीके से वो कनेक्टेड होते हैं, इतना ही आपको आना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली टॉपिक पे स्टार्ट करता हूं। पहला है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो देखो न्यूक्लिक एसिड तीन कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है सुगर मॉलिक्यूल, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा होता है वहां पे फॉस्फेट ग्रुप बोलो, या वहां पे आप फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, H3PO4 भी बोल सकते हो। H3PO4 में से 3H+ हटा दो तो PO4 3- ही बचता है, जिसको हम फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। तो क्या क्या चाहिए हमें, एक सुगर चाहिए, एक बेस चाहिए, और एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। इन तीन को कनेक्ट करोगे तो हमें एक न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, और इन न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करेंगे तो हमें न्यूक्लिक एसिड मिल जाएगा, मतलब डीएनए और आरएनए मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट नहीं करते हो, केवल आपने सुगर और बेस को कनेक्ट किया है, तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं।
तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। तो देखो मैंने बोला था सबसे पहले क्या चाहिए, शुगर चाहिए, तो शुगर में हमें मिलता है राइबोज शुगर, तो ये वो शुगर है। अब यहाँ पे दो तरीके का शुगर दिखाया, देखो इसमें यहाँ पे OH नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है डीएनए और आरएनए का। डीएनए में डी फॉर डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक OH नहीं है, तो सेकेंड पोजीशन पे OH नहीं होता है राइबोज शुगर में, तो आपका न्यूक्लियोटाइड डीएनए बना लेगा, और अगर OH मिल गया राइबोज में तो क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। अब ये था राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का मतलब है 5 मेंबर रिंग आपको होना चाहिए, ये बन गया। बाकी टोटल 5 मेंबर रिंग बना। राइबोज का मतलब होता है 5 कार्बन का एल्डोज फैमिली का मेंबर, ये होता है राइबोज। तो ये स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट पोजीशन आप याद कर लो। फर्स्ट पोजीशन पे OH मिलता है, थर्ड पोजीशन पे OH मिलता है, फोर्थ पोजीशन पे OH मिलता है। सेकंड पोजीशन का उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बस वो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस करने के लिए है। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस में दो फैमिली है, एक है प्यूरिन बेस और एक है पाइरिमिडीन बेस। ठीक है, प्यूरिन के अंदर आ जाता है एडेनिन एंड ग्वानिन, और पाइरिडीन में आ जाता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अब एक इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन क्या है बॉधनो, यूरेसिल केवल आरएनए में मिलेगा और थाइमिन केवल डीएनए में मिलेगा। तो डीएनए आरएनए का एक और डिफरेंस हो गया कि डीएनए में थाइमिन मिलता है और आरएनए में यूरेसिल मिलता है। बाकी सारे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये सब जो है डीएनए आरएनए सब में मिलेगा। तो दो डिफरेंस हो गया, एक डीएनए में डीऑक्सी होता है, OH नहीं होता सेकंड पोजीशन पे राइबोज शुगर में, और दूसरा डीएनए में यूरेसिल नहीं मिलता। अब याद करने का आपको तरीका बता, देखो एडेनिन ग्वानिन कितने हैं, दो दो रिंग है, और इन सब में कितने रिंग है, एक एक रिंग है। तो जिसका नाम छोटा है उसका रिंग बड़ा है, प्यूरिन का नाम छोटा है तो उसका रिंग बड़ा है, और पाइरिमिडिन का नाम बड़ा है तो रिंग छोटा है। तो एक एक रिंग वाला कौन है, पाइरिमिडिन, दो दो रिंग वाला कौन है, प्यूरिन। अब इसमें देख लो सबके अंदर कौन मिल रहा है, NH2, NH2NH, NH, NH2CO, NH2CON, NH, तो मतलब वही मिल रहा है घुमा फिरा के, CO मिल रहा है नहीं तो NH मिल रहा है। अब मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ, ये प्रोटीन में भी मिलता था, और प्रोटीन में क्या करता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं स्पेशली कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के, प्रोटीन्स हो या न्यूक्लिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, CO एंड NH ग्रुप। एनसीईआरटी वालों ने अपना पिंक कलर खर्च किया है, कुछ तो मतलब होगा ना। तो मतलब यही है, जो जो पिंक कलर से दिखाई दे रहा है वो सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बाद में आपको मैं दिखा दूंगा कैसे बनता है। तो नाइट्रोजनस बेस में दो टाइप है, प्यूरिन है और कौन है, पाइरिमिडिन। प्यूरिन में दो A और G, पाइरिमिडिन में CUT कट है। यूरेसिल आरएनए में, थाइमिन जो है वो डीएनए में। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में। अभी मैंने बोला था बेस में, सॉरी बेस नहीं, शुगर में क्या इंपॉर्टेंट है, 1' पोजीशन, 3' पोजीशन एंड 5' पोजीशन। तो देखो 1' पोजीशन पे कौन अटैच होगा, तो 1' पोजीशन पे बेस अटैच्ड होता है। 3' 5' पे कौन अटैच होता है, फॉस्फेट अटैच होता है। कैसे अटैच होता है वो आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पे 1' पे बेस अटैच्ड है, अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाएगा। 1' पे बेस अटैच्ड है और यहाँ 5' पे कौन अटैच्ड है, फॉस्फेट अटैच्ड है। अब ये देखो, ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये 1 है, ये 3 है, और ये सॉरी जगह गलत लिख दिया मैंने, ये 5 है। 5 पे कौन सा अटैच हुआ, फॉस्फेट, और 1 पे कौन हो गया, बेस। तो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा,
तो कहां पे अटैच होगा, तो यहां का फॉस्फेट और यहां का 3' इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लो, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉस्फेट आ गया, ये वाला फॉस्फेट जाके इससे अटैच हो गया। तो शुगर मॉलिक्यूल में 5' 3' दोनों पे ही फॉस्फेट है, बट 5' पे फॉस्फेट ऊपर से अटैच होगा, 3' का फॉस्फेट नीचे से अटैच होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो अल्टरनेट हो गया, फॉस्फेट शुगर, ये आपका बैकबोन बनाते हुए जा रहा है और बेस जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, आपके पास ये कुछ स्ट्रक्चर मिला, तो ये जो सांप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, हेलिकल जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कौन बनाएगा, शुगर एंड फॉस्फेट। तो बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड बाय फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर, और इनके बीच में ये बेस जा रहा है, तो अगर यहाँ पे ए जाएगा तो इधर से कौन आएगा, टी आएगा। अब एक बार स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको मैं ए और टी वाला। तो देखो ए में NH है और NH2 है, और थाइमिन में क्या है, 2 बार CO है, तो ये CO NH2 और ये CO NH, इनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसीलिए A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब G के केस में देखो, G रहा और ये रहा आपका C यहां पे 2 NH2 है और एक, सॉरी 2 NH2 नहीं, एक NH2 है, एक NH है और एक CO है, और यहां देखो एक CO है और एक NH2 और NH है, 3 ग्रुप यहां पे, 3 ग्रुप यहां पे, इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, G और C के बीच में, तो इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और अगर थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आया तो इसमें भी वही है, फर्क क्या देखो, 5th पोजीशन पे मिथाइल आ गया तो थाइमिन, और यूरेसिल में मिथाइल नहीं है तो इसलिए वो यूरेसिल हो गया। तो जितना हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी के बीच में बनता है उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड ए और यू के बीच में भी बन सकता है, बट बीच में CH3 आया तो थोड़ा सा बॉन्डिंग का पैटर्न चेंज हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, ये आपका जो डीएन जो आपका पैटर्न था, तो यहाँ पे ए आया तो टी बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इसका डबल और ट्रिपल मतलब नहीं होता, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, कि अगर यहाँ पे जी आया तो यहाँ पे सी आएगा। तो इस तरीके से कंप्लीमेंट्री नेचर ऑफ स्ट्रैंड्स मेंटेन किया जाता है। तो आपको क्या आना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड में किससे बना है, तो बेस से बना है, शुगर से बना है, फॉस्फेट ग्रुप से बना है। शुगर मॉलिक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके 1' पोजीशन पे बेस है, 5' पोजीशन पे फॉस्फेट है, 3' पे भी फॉस्फेट है, बट वो नीचे वाले से अटैच होगा और ऊपर वाले के 5' पोजीशन से अटैच होगा। डीएनए के स्ट्रैंड्स को हमेशा हम 5' तो 3' ही पढ़ते हैं। तो 5' पे फॉस्फेट, 3' पे कौन है, OH ग्रुप होता है, जो कि आगे फॉस्फेट से कनेक्ट होगा। ठीक है, अब बैकबोन कौन बनाता है, तो फॉस्फेट ग्रुप बनाता है और शुगर बनाता है, और उनसे निकला हुआ है कौन, बेस। तो एक बैकबोन ये है और एक बैकबोन ये है, इनके दोनों तरफ से बेस आएगा और उनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो बहुत स्पेसिफिक होता है, इसलिए हमेशा ये कंप्लीमेंट्री नेचर मिलता है। तो ए किसके साथ अटैच होगा, टी के साथ होगा, जी किसके साथ अटैच होगा, सी के साथ अटैच होगा। ए और टी के बीच में कितना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में कितना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो इतना कुछ था आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा, और अगर समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो आपको लिए यूजफुल है कि नहीं है। और अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास एनसीईआरटी का कंटेंट पहुंच पाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।